नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये मध्य प्रदेश की कहानी है। ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम सुधीर, उम्र उस वक़्त में साल 2010 में 27 साल की थी। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए विस्तार से इनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं टेक्नीशियन का काम करता हूँ और ज़्यादातर मेरा जो काम होता है फील्ड का ही होता है। मैं टेक्नीशियन हूँ तो मिस्त्री एक तरह से जो मशीनों का काम करता है वही मैं काम करता था। अब इस शहर से उस शहर मैं जाते रहता था और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। अब वैसे मैं कभी भूत प्रेत पिशाचनी इन चीज़ों को विश्वास करता ही नहीं था। मैं तो इतनी रातें अकेले अकेले अपने बाइक पर घूमता रहता था, लेकिन आज तक इन चीज़ों से कभी वास्ता पड़ा ही नहीं था। कोई कहता था कि मुझे भूत प्रेत से वास्ता पड़ा है तो मैं उसकी बात पर हंसता था कि भाई कैसे हो सकता है। आज हम 21वीं सदी में हैं, साइंस कितना आगे बढ़ चुका है और तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। लेकिन जब खुद पर पड़ता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि हाँ, ये शक्तियाँ पहले भी थी और आज भी हैं। कब किससे मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उस रात की मैं घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। आज जब मैं अपना काम खत्म जल्दी जल्दी कर रहा था, अब मुझे अपना गांव निकलना था। उस फैक्ट्री से मेरा गांव का जो अब एक तरह से बाइक द्वारा अब समय जो लगना था, लगभग 1 से लेकर के 1.5 घंटा के बीच में कुछ तो हाईवे था और उसके बाद और गांव का रोड शुरू हो जाता था। वही जो मुश्किल रोड काम था ना, गांव का रोड वाला था। अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अब पूरा औजार समेट करके अपने बैग में भर लिया था। मोबाइल मेरी जो थी फुल चार्ज पर हो चुकी थी, चार्जिंग पर लगा रखा था। अब इसके बाद मैं वहाँ से उस कंपनी से निकला और सीधा पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल पर बैग रख करके चल पड़ा अपने अब गांव की तरफ। अब मुझे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि कल सुबह का जो यात्रा था अलग दिशा में था। अब मैं चाहता था कि घर जा कर के अब आराम करूं, 2-4-5 घंटे गहरी नींद लूं और सुबह मुझे 8 बजे फिर नए काम पर निकलना था। मैं करीब करीब हाईवे का रास्ता बड़े आराम से पार कर लिया था। अब रात का करीब करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। हाईवे तक मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं मस्त अपना बाइक चलाता हुआ अपने गांव के दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब हाईवे मैंने छोड़ा और जब गांव की सड़कें अब मुझे दिखाई दी, तब मैं अब समझ गया कि थोड़ा अब अपनी बाइक की स्पीड कम करके चलना पड़ेगा। न तो हाईवे पर तो मैं मस्त बाइक भगाता रहता था। अब कई जगह पर टूटी सड़कें गड्ढे भी थे। अब बड़ा संभल करके रात में चल रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि आज जो थी पूर्णमासी की रात थी। बड़ा सा चांद आसमान में अब दिख रहा था, उसकी भी रोशनी काफ़ी थी और मेरी बाइक की भी रोशनी अब एक तरह से रोड पर रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते मैं अपने गांव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर रह गया था। अचानक मेरी बाइक खराब हो जाती है। खराब क्या, चलते चलते बंद हो जाती है। अब मैं अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाइक अब स्टार्ट नहीं हो पाती है। अब तो मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ। मैं आसपास में देखता हूँ, खेत खलिहान बगीचे जंगल झर, इसके अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। अब जो बस्ती थी अब वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब मैं बुरी तरह से अब रात के टाइम में फंस चुका था। आज समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या बाइक धकेलते हुए अब आधा घंटा का रास्ता लगभग 1.5 घंटा अब होने वाला था, क्योंकि अब पैदल अब मुझे अब लेके चलना था बाइक को। लेकिन इतना दूर मैं कैसे धकेल पाऊँगा, वही समझ रहा था। दिन भर काम करके थका हुआ था, शरीर में थकावट महसूस हो रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मैं चल नहीं पाऊँगा।
बाइक धकेल नहीं पाऊंगा। और एक जगह पर मैं अपने बाइक खड़ा करके अब एक पुलिया के पास, छोटी सी पुलिया थी रोड पर, और बैठ करके अब सिगरेट जलाने लगा था। हवा बिल्कुल नहीं थी, मौसम जो था बिल्कुल मस्त था। अब एक तरह से अब पूर्णमासी की रात थी और हर तरफ चांद की रोशनी, बड़ा ही अब अच्छा दिख रहा था। सिगरेट तो मैं निकाल लिया था और मैं जलाने की कोशिश कर रहा था। बार बार माचिस जलाता था और जैसे ही सिगरेट के पास ले जाता था अब तिल्ली बुझ जाती थी, जबकि उस जगह में हवा नाम की बिल्कुल चीज नहीं थी। मैं कितनी तिल्ली अब बर्बाद कर दिया था और ये क्यों हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं एक तरह से देखने लगा, महसूस करने लगा कि हवा तो है नहीं, तो तिल्ली ऐसे क्यों बुझ रही है, रीजन क्या है। फिर मैंने बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन लग रहा था कि मुझे माचिस में ही दोष है। माचिस ही एक तरह से सही मैं लिया नहीं हूँ, और माचिस जलती थी और तुरंत बुझ जाती थी। मुझे तो यही लगा था। खैर मैं जैसे तैसे करके अब सिगरेट तो सुलगा ही लिया था, लेकिन कड़ी मेहनत से। और इसके बाद मैं सिगरेट का आनंद अब लेने लगा था पुलिया के पास बैठ करके, और सोच रहा था कि अब इतना सफ़र बाकी है, कैसे पूरा करूँगा। आसपास कोई अब होटल, कोई ढाबा होता तो मेरा मानना था कि मैं उसी जगह पर आराम कर लेता, दिन के टाइम बाइक सही करा करके, और तब मैं अब यात्रा पूरा करता। शरीर में जान नाम की चीज़ बची नहीं थी। सिगरेट जैसे ही ख़त्म हुई, अब फिर मैं बाइक को धकेलने लगा। पीछे से आवाज़ आई, अरे सुनो सुनो सुनो। आवाज़ एक लड़की की थी। जब मैं उस आवाज़ को सुना ना, तो चौंक करके पीछे अब देखने लगा। बाइक रोक दिया था। वो लड़की अकेली आ रही थी और तेजी से कदम हमारी तरफ बढ़ रहे थे। जब वो पास में आ गई ना, तब मैंने पूछा कि जी बताइए, आपने मुझे आवाज़ दिया था। लड़की कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, मेरा गांव है जी आगे में, मैं अपना गांव जा रहा हूँ। और तब लड़की कहने लगी कि आगे तो रास्ता ठीक नहीं है, उस तरफ से जाना बेकार है आपको, आप फंस जाओगे। अब तो रास्ता मेरा रोज का था। अब मैं जानता था कि रास्ता तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ रोड में खराबी नहीं है। मैं कहने लगा कि देखिए रास्ता तो बिल्कुल सही है, सुबह मैं इसी रास्ते से आया था और तब तक तो सही था। वो लड़की देखने में 23-24 साल की लग रही थी और लग रहा था कि आसपास के गांव की थी, और वो हाईवे से उतर कर के शायद अब उसको कोई साधन नहीं मिला होगा और पैदल ही अपने गांव की तरफ जा रही थी। जैसे मेरा बाइक खराब हो गया था, मैं भी अपनी बाइक धकेल के जा रहा था। अब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मैं जानती हूँ ये जो रास्ता है ना, आज के टाइम में ये खराब हुआ पड़ा है। अगर आप मेरी मानोगे ना, तो अब इस रास्ते से मत जाओ। मैं एक रास्ता जानती हूँ और वो रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हैरान था उस लड़की के बात सुन करके कि वो भला इतनी कैसे जानती है। मैं पूछने लगा कि पहले अपने बारे में बताइए, आप हैं कौन? तब वो लड़की कहने लगी, बस ऐसे समझ लीजिए, पास में मेरा गांव है और मैं भी मुसाफिर हूँ। मुझे अब कोई साधन नहीं मिला तो मैं पैदल ही चल पड़ी थी, लेकिन इस जगह के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब आपके लिए खतरा आगे इंतजार कर रहा है, मेरी मानो तो आप मत जाओ। मैं कहने लगा कि देखिए, मेरी बाइक तो ऐसे ही खराब हुई पड़ी है, मैं तो खुद टेंशन में हूँ, थका हुआ हूँ, अब इतना मेहनत मैं कर नहीं सकता। ये जो रास्ता बता रही है ना, ये लंबा रास्ता है। मैं उस रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और कई साल पहले मैं उस रास्ते से एक बार गुजरा भी था। तब वो लड़की कहने लगी, देखिए रास्ता लंबा जरूर है लेकिन सुरक्षित है। अगर आप इस इसी रास्ते से जाएंगे, सीधे रास्ते से, तो आपका खतरा इंतजार कर रहा है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान था कि वो लड़की भविष्यवाणी कर रही थी। क्या वो कोई तांत्रिक थी, कोई ज्योतिषी थी? क्या ये सब पहले से उसको कैसे मालूम था कि कोई खतरा मेरा इंतजार कर रहा है वे कौन थी वो? मैं पूछने लगा कि आपको कैसे पता? तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, आज आपको पता नहीं है कि कौन सी रात है। मैंने बोला कि जो हर रात होती है वही रात है। लड़की कहने लगी कि आज पूर्णमासी की रात है। अब पूर्णमासी की रात
ये जो रोड है ना, अब एक तरह से आधी रात होने के बाद में लोग बाग इस रोड पर आना जाना बंद कर देते हैं। मैं उस लड़की की बात से हैरान हो रहा था। ये लड़की इतनी सब बात कैसे जानती थी? मैं कहने लगा कि क्या इस रोड पर क्या होता है आधी रात के बाद में? लड़की अब मुस्कुरा के कहने लगी कि ये तो अब तुम जाओगे आगे तभी पता लगेगा। मेरा काम है आपको सचेत करना, अब मैं आपको सचेत कर दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी। आपको जाना है चले जाओ, मैं तो इस रोड से सीधा नहीं जाऊंगी, मैं तो ये शॉर्टकट वाला रोड लूंगी जो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन है सुरक्षित। मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊंगी। अब मैं तो आपसे कहूंगी कि आप भी इसी रोड से चलिए। अब मैं बड़ा परेशान था कि अब बाइक चल नहीं रही है और ये लड़की लंबा रास्ता बता रही है, और तब तक मेरे शरीर में डर नाम का चीज नहीं था। एक तरह से मैं उस लड़की की बात पर यकीन भी नहीं कर रहा था, विश्वास भी नहीं कर रहा था। तब वो लड़की अब उसी रास्ते पर मुड़ने लगी, बिल्कुल पास में ही वो रास्ता था। अब मुझे अब उस लड़की को मुड़ते देख बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि लड़की वास्तव में इस रास्ते में मुड़ रही है। क्या आगे कोई संकट खड़ा है, कोई खतरा है? खतरा है तो क्या है? लड़की अब एक तरह से मुड़ चुकी थी। कहने लगी कि देखो मैं कह रही हूं ना, आप मेरी बात को मानो, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, चलते रहो मेरे साथ में, मैं भी सुरक्षित पहुंच जाऊंगी अपने गांव और आप भी पहुंच जाओगे। इस रास्ता पर खतरा आपका इंतजार कर रहा है। बार बार ना जाने किस खतरे की अब वो बखान कर रही थी, बोल रही थी, लेकिन वो उसी रास्ते पर मुड़ गई। मैं तो अब एक जिद्दी स्वभाव का था, अब मैं उसकी बात को क्यों मानूं, लंबा रास्ता क्यों लूं? जब मुझे पता था कि सुबह में जब निकला था रोड बिल्कुल सही सलामत था, तो शाम तक रोड थोड़ी खराब हो जाएगा। बाइक धकेलते हुए मैं चलने लगा। कुछ ही दूर आगे पहुंचा था, तभी मुझे एक भयानक बहुत भारी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस आवाज को सुन करके मुझे रोकना पड़ गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये किसकी आवाज हो सकती है, इतनी भयानक, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर अब चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, ऐसा मुझे सुनाई दिया। मेरे कदम रुक चुके थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था, मैं डरा नहीं था। उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था कि आवाज किसकी हो सकती है। अभी तक मैं मेन रोड पर खड़ा और देख रहा था रास्ते को कि क्या मैं आगे जाऊं या फिर मैं रुक जाऊं, या फिर मैं जो लड़की गई है उस रास्ते पर उस रास्ते से चलूं। अभी मैं कोई एक तरह से समझ नहीं पाया था। तभी मुझे उस रोड पर कुछ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। जब मैं देखने लगा कि आखिर ये क्या चीज है जो इतनी तेजी से बिना आवाज किए गुजरती हुई और दौड़ती हुई तूफान की तरह आ रही है। पलक झपकने की देर थी और तब मुझे वो चीज का आभास हो चुका था। वो तो लगा कि कोई भयानक जानवर है, काला सा जानवर और दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। बस कुछ ही पल की दूरी थी और मैं अगर रोड से अपनी बाइक छोड़ करके अगर मैं नहीं हटता तो मैं तो कुचला जाता। वो सब इतनी तेजी से हुआ था कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला था। मेरी बाइक रोड पर गिर चुकी थी और मैं रोड के किनारे अब आके खड़ा हो गया था। बस कुछ ही पल का फासला रह गया था। वो चीज जैसे जंगली भैंसा हो, लेकिन इतनी तेजी से गुजरा था ना, मैं उसको अच्छी तरह से देख ही नहीं पाया था। मेरा बदन कांप के रह गया था। मैं तो एकदम डर गया था उस चीज को देख करके कि ये कौन सी ऐसी चीज थी जो इतनी तेजी से गुजर गई, बिल्कुल तूफान की तरह। रोम रोम मेरा खड़ा हो चुका था उस चीज को एक पल में देख करके, लेकिन तब भी मैं पहचान नहीं पाया था। अब गुजरने के बाद मेरी लंबी लंबी सांसें चल रही थी। मैं डर गया था। ऐसा ही लगा था कि अगर मैं हटता नहीं, मेरी बाइक नहीं गिरती, तो बाइक सहित मैं कुचला जाता। मैं बाल बाल बचा था उस चीज से। इसके बाद उस रोड पर डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी, वैसे ही चीखे जो मैं पहली बार सुना था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे लगने लगा कि
हाँ, वो लड़की जो कह रही थी ना, बिल्कुल सही बात है। अब वो चीज मैंने जो देखा था वो डराने के लिए काफी था। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी देखते देखते चीज मेरे पास से झूम से निकल गई थी। मैं अब बाइक के पास में आ चुका था। बाइक गिरी हुई थी, उठाया। अब फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस तरफ मैं निकल पड़ूं। अभी भी डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे जंगली जानवर चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। अब बीच बीच में एक हंसी सुनाई पड़ती थी। अब वो हंसी इतनी भयानक थी कि मैं डर चुका था और मेरे रोम रोम कांप गया था। हाँ, तभी उस लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। देख लिया ना, मैं तुमसे कह रही थी ना कि उस रास्ते से मत जाओ। अब मैं मोड़ करके देखा तो उसी रास्ते पर वो लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। कह रही थी, अभी भी मौका है, तुम इस रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे, कुचले जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। इसके बाद मैं अपनी बाइक धकेलते हुए उस लड़की के पास आ चुका था। लड़की अब मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। उसकी मुस्कुराहट का अर्थ मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एक तो मैं खतरे से बाल बाल बचा था और ऊपर से ये लड़की मुस्कुरा रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? मैं समझने की, जानने की अब कोशिश करने लगा। मैं कहने लगा कि आपको ये सब कैसे पता था, जबकि मैं इसी इसी रोड से मैं आता जाता रहता हूँ, इसी रोड पर मेरा गांव है। इन चीजों के बारे में मुझे आज तक पता नहीं है। लड़की कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी जान को बचाई हूं और तुम अब ऊपर से बहस कर रहे हो। अब सुनो, अगर तुम्हें चलना है तो देर मत करो, अपनी बाइक को स्टार्ट करो और चलो। मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाती हूं और हम सुरक्षित निकल जाएंगे। मैं हैरानी से उसको तरफ देखने लगा कि मेरी बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही है। ये लड़की कह रही कि बाइक स्टार्ट कर लो और निकलो यहां से। ये कैसे संभव है? जब मैं अपनी बाइक की तरफ देखने लगा, वो लड़की कहने लगी, कोशिश तो करो, एक बार स्टार्ट करने की कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हारी बाइक स्टार्ट हो जाए। वाकई में अब उसने मुझे साहस दिया था। अब मैं फिर बाइक को अब एक तरह से स्टार्ट करने लगा था। हाँ, जरूर मेहनत हुई। इसके बाद बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। सही मायने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था बाइक स्टार्ट होने के बाद में कि मुझे अब जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो लड़की अब मेरे पास में खड़ी कहने लगी कि मुझे नहीं ले जाओगे क्या, तुम अकेले ही जाओगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की है क्या भला। इसको कैसे सब मालूम था कि रास्ते में क्या होने वाला है। वो जो आवाजें थी, अभी भी मुझे डरावनी डरावनी आवाजें उस रोड पर सुनाई दे रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस रोड पर चल क्या रहा है, इस रात के टाइम में हो क्या रहा है। ये डरावनी आवाजें, जानवरों को रोड पर से दौड़ते हुए गुजर जाना और उसके सामने जो भी हो तो कुचल के मर जाएगा। बड़ा ही भयानक दृश्य जो मेरे साथ में हुआ था। मैं तो कल्पना करके कांप गया था। आखिरकार वो लड़की कहने लगी, क्या मुझे नहीं बिठाओगे? मैं कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बिठाएंगे, बैठिए आप, अब तो बाइक स्टार्ट हो गई है। देखिए, मुझे बहुत दिन हो गए इस रास्ते से गुजरे हुए। अब ये रास्ता मैं भूल चुका हूं। अब आप आगे रास्ता बताइएगा, अब मैं चलते रहूंगा। लड़की मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठ चुकी थी। कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारा जान बचाई, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, धन्यवाद तक नहीं बोला। मैं तब अब क्या बोलूं, मेरे मुंह से ऐसा कुछ चीज निकल ही नहीं रहा था। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन मैं बोला कि बहुत बहुत मेहरबानी इस सब बताने के लिए। चलिए अब बैठ जाइए, अब देर नहीं करते हैं। इसके बाद में एक तरह से बाइक दौड़ाता हुआ चला गया। लड़की पीछे खामोश बैठी हुई थी। अब मुझे जरा भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था कि वो लड़की बिल्कुल अब महसूस नहीं हो रही थी बाइक पर। मेरे बाइक पर बिल्कुल हल्कापन लग रहा था, जैसे मैं अकेले ही बाइक को चला रहा हूं, मेरे पीछे कोई सवारी बैठी नहीं हुई है। आगे आगे मैं चलता जा रहा था जहां तक मुझे रास्ता पता था।
मुझे अच्छी तरह से याद था। आज जहाँ जरा भी संदेह होता, मैं उस लड़की से पूछ बैठता कि अब मैं किधर मुड़ूं, बाएं या दाएं। लड़की पूरी तरह से रास्ता बताते हुए एक सुरक्षित तरीके से मुझे उस रास्ते से निकालती जा रही थी। जब मैं उस जगह से काफी दूर हम निकल चुके थे, तब मैं एक तरह से शांत हुआ था। अब पूछने लगा कि ये सब घटना आपको कैसे मालूम, अब एक्चुअल में उस रोड पर हो क्या रहा है। तब लड़की मुस्कुरा करके एक तरह से अब हंसते हुए कहने लगी कि सब कुछ रास्ते में ही पूछ लोगे, चलो पहले इस जगह से निकलते हैं। अभी जो संकट है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें इस जगह से बचकर निकलना है। अभी इस रोड पर अब एक तरह से हम सुरक्षित नहीं हैं। जब हम और आगे निकल जाएंगे ना, तब अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। लेकिन सुनो, बदले में तुम क्या दे सकते हो? देखो, वो हंसते हुए बोली, मुस्कुराते हुए, कि मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल रही हूं। मैं बोला कि देखो, आप मेरे साथ भी तो सुरक्षित निकल रही हो। मैं भी तो आपको अपनी बाइक पर बिठा रखा हूं, तो ये सुरक्षित हम दोनों के लिए है ना। लड़की मुस्कुरा करके हंसते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब तुम बताओ, इसके बदले में क्या दोगे? मैं मजाक में था, एक तरह से मजाक समझ रखा था। मैंने बोला, खूबसूरत लड़की थी। मैं बोला कि जो आप कहोगी हम देने के लिए तैयार हैं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि देखो, वादा करो, प्रॉमिस करो। अब मैं समझा कि लड़की मजाक कर रही है। अब ये भी यात्री है मेरी तरह, जैसा मैं हूं, और इस तरह से दोस्ताना व्यवहार हमारा चल रहा था। ये तो मजाक ही कर रही होगी। अब मैंने बोला, हाँ हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस, जो कहोगी हम देने के लिए तैयार हैं। जो मेरे पास में होगा मैं जरूर दूंगा। लड़की बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसके बाद हमारा यात्रा चलता रहा। आखिरकार अब एक तरह से उस लड़की के बताए हुए रास्ते से चलता हुआ मैं बस 10 मिनट की दूरी पर रह गया था अपने गांव का। अचानक एक दोराहा था और लड़की बोली, बस बाइक यहीं रोक दो। मैं बाइक रोक दिया। अब मैं उस लड़की से पूछने लगा कि क्या आपको मेरे गांव की तरफ नहीं जाना है? लड़की बोली, नहीं, मेरा गांव अब दाहिने साइड में है। देखो, अब सुरक्षित तुम आ चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब तुम अपने गांव की तरफ आराम से जाओ। मैं भी अपना घर जा रही हूँ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो मांगोगी तुम दोगे। अब तुम्हें याद है ना? मैं भी अब मुस्कुराते हुए कहने लगा कि जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। लड़की सुंदर सुशील थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थी, और मुझे लगा कि बस ये मजाक की बस बात कर रही है। ये अपने घर जाएगी, मैं अपने घर जाऊंगा। इसके बाद कौन अब एक दूसरे को देखता है, कब कौन कहाँ मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं। अब वही हुआ। मैं अपनी बाइक लेकर चल पड़ा। लड़की अब दाहिनी साइड मुड़ गई थी। अब वहाँ पर एक गांव था और मैं उस गांव को अच्छी तरह से जानता था। मुझे लगा कि उसी गांव की लड़की होगी। अब वो कुछ देर के बाद में अपने घर तक पहुंच जाएगी। बहुत नज़दीकी मामला था। अब मैं अपने घर अब आराम से पहुंच गया था। परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। अब मैं आराम से अपने घर पर सो चुका था। इस तरह मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। जो कुछ होना था उस रास्ते में ही मुझे तकलीफ हुई थी। उस काला जानवर से मैं मरते मरते बचा था। आखिर वो जानवर कौन था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। वो आवाज़ें उस रोड पर अब क्यों सुनाई दे रही थी, भयानक भयानक डरावनी आवाज़ें, मुझे पता नहीं था। उस लड़की ने आगे कुछ भी नहीं बताया था। अब सुबह हो चुकी थी, मैं काम पर निकल चुका था और इस तरह मेरी दिनचर्या थी जो थी वो चल रही थी। अब मैं अब दूसरी वहाँ पर 3 दिन के काम था। वो लंबी दूरी थी, इसलिए मुझे उस जगह पर रुकना पड़ा था। अब उस जगह पर मेरी पहली रात थी। काम ख़त्म हो चुका था 9 बजे। इसके बाद वहाँ पर उसी फैक्ट्री में अब लोगों के लिए ठहरने के लिए कमरा बना हुआ था। एक तरह से गेस्ट रूम था। अब उसी गेस्ट रूम में मुझे ठहराया गया था और सही में किसी होटल के कमरा की तरह वो बिल्कुल था। मोटे गद्दे लगे हुए थे, पलंग लगा हुआ था, गर्मी का दिन था, एसी भी लगा हुआ था, पंखा लगा हुआ था। मतलब होटल वाली सारी फैसिलिटी मौजूद थी। खाना खा करके थका हुआ था। अब मैं अपने बिस्तर पर आराम करने लगा था।
कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली ना तो मुझे कोई जगा रहा था। जैसे ही मैं अपना आंख खोलता हूं ना तो मैं जो देखता हूं, देख करके मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होती है। मैं देखता हूं कि उसी कमरे में मेरे बिस्तर के पास वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे लगा कि ये कोई सपना है, मैं ड्रीम में हूं। अब मैं ड्रीम ही समझ रहा था कि मैं ड्रीम के अंदर में हूं। और वो लड़की मुस्कुरा करके मेरे पास में खड़ी मुझे देख रही थी। जागो नींद से जागो। अब तो मुझे लगने लगा कि वास्तव में मैं अब नींद में हूँ, सपना देख रहा हूँ और लड़की मेरे पास में खड़ी है। अब तो ये सपना हो सकता है। इस बंद कमरे में, इस फैक्ट्री में और उस जगह से काफ़ी दूर ये लड़की कैसे आ सकती है? ज़रूर ये मेरा अब सपना ही होगा। अब मैं सपने की तरह अब अपने आप को महसूस कर रहा था। लड़की मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी, अपने आंखें खोलो, नींद से जागो, देखो मैं कितनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सपना है या हकीकत है। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को देख रहा हूँ और बोली पड़ा कि आप इस जगह पर आप कैसे आ गई? आप कमरे के अंदर कैसे आ गई? मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। अभी मुझे लग रहा था कि मैं नींद में हूँ और मैं सपने की दुनिया में हूँ। लेकिन जब उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी उठो तो सही, नींद तो अपना खोलो, मैं तुम्हारे पास आई मिलने के लिए। तुमने जो वादा किया था ना, अब निभाने का वक्त आ चुका है। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो मांगूंगी तुम दोगे। अब मैं बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा था। मैं अभी भी यकीन नहीं कर रहा था कि मैं जो देख रहा हूं वो हकीकत है या मेरा स्वप्न है। लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है। अब वाकई में उस लड़की को देख करके अब अपने सामने उस गेस्ट हाउस के रूम में, और मैं डर गया था। मेरे मुंह से निकला था कि आप यहां पर कैसे, आप इस जगह पर कैसे पहुंच गई? लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं तो कहीं भी पहुंच सकती हूँ, ये कौन सी बड़ी जगह है, मैं आराम से इस जगह पर तुम्हें सूंघते सूंघते आ गई। अब बोलो, अब क्या तुम तैयार हो अपना प्रॉमिस के लिए? मैंने बोला डरते हुए, कैसा प्रॉमिस? मैंने ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया था जिसके लिए आप इस कमरे के अंदर में आ गई, और इस कमरे में आप कैसे पहुंच गई? आप हो कौन? डर लग रहा था। उस लड़की की आंखों में अब मैं देख रहा था। जैसे मैं उसकी आंखों में देख रहा था ना, ऐसा लगने लगा कि मेरी आंख में अब कोई जादू हो रहा है। मेरा सिर चकरा रहा है और लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी कि देखो, तुमने वादा किया था और तुम अपने वादे से मुंह मोड़ नहीं सकते, और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अब तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा जिसके लिए मैं इस जगह पर आई हूँ। और इसके बाद मुझे लगा कि वो लड़की मेरे साथ में क्या करना चाहती है। मैं अब समझ चुका था, लेकिन तब तक अब वो जादू अब मेरे सर पर अब एक तरह से असर करने लगा था। मेरी आंख बंद होने लगी थी और वो जो बोल रही थी ना, मुझे लग रहा था कि वो बहुत गहरी कुएं से बोल रही हो। उसकी आवाज़ अब इको साउंड की तरह मुझे महसूस हो रहा था। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर, वो लड़की कहाँ पर है। मेरी जब सुबह में आँख खुलती है ना तो मैं हड़बड़ा के जागता हूँ। घड़ी देखता हूँ तो सुबह के 7 बज रहा था और मैं अपने आसपास देखता हूँ। मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि लड़की मेरे कमरे में आई थी और मेरे साथ में उसने क्या किया है। आसपास में अब संकेत देखने लगता हूँ कि वाकई में मैं कोई सपना देख रहा था या सच्चाई थी, कोई हकीकत थी। अब जब अपने बिस्तर पर मैं उन चीज़ों को देखा, जो महसूस किया, तो मैं समझ गया था ये कोई स्वप्न नहीं था, जो कुछ था ये हकीकत थी। अब मैं देख रहा था कि वो लड़की अपने बालों पर जो फूल वगैरह छोटे छोटे लगा रखी थी और उसके अब कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई थी माला का, अब वहाँ पलंग पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक खुशबू भी फूलों की अब महसूस हो रही थी।
वाकई वो पल मेरे लिए डरावना था। मैं नींद से जाग गया था और मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे साथ में क्या हुआ है, कौन है लड़की, ये सब मेरे साथ में उसने रात में क्या किया है। वाकई मैं इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मुझे लगने लगा था कि जो मेरे साथ में हुआ है वो ऐसी ही शक्ति है। आखिरकार मैंने उससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जो कहोगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। क्या यही सब करने के लिए उसने प्रॉमिस किया था? वाकई में मैं कुछ देर तक तो उसी पलंग पर बैठा, कभी उन फूलों को, टूटे हुए माला को देख रहा था जो अपने बालों पर लगा रखी थी, और खुशबू भी उस पलंग पर महसूस हो रहा था। अब तो मैं डर चुका था। मैं दरवाज़ा लॉक चेक कर रहा था। दरवाज़ा अंदर से पूरी तरह से लॉक था, खिड़की भी बंद थी। तो ये कैसे आ सकती, कौन हो सकती है? खैर, अब मुझे काम पर लगना था, लेकिन काम में आज मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे जो वहाँ पर अब जूनियर थे, जो अब वो उस फैक्ट्री के लोग थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सुधीर बाबू, तबीयत ठीक ना आपकी? अगर नहीं ठीक है तो चलिए थोड़ा देर आराम कर लीजिए, तबीयत ठीक हो जाए तो दोबारा से काम पर लगिएगा। अभी तो मशीन बंद पड़ी है, अब इतना कोई जल्दी भी नहीं है। लेकिन मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं सही हूँ बिल्कुल, और मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके अब दूसरी जगह पे तो जाना है। इसके बाद मैं काम पर लग चुका था, लेकिन काम आज भी अधूरा रह गया था। अब रात को खाना खा करके मैं जब गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा ना, तो मेरा दिल धड़क रहा था। क्या वो लड़की आज भी मेरे कमरे में आ सकती है क्या? मैं पूरी तरह से अंदर आकर के अब लॉक को अच्छी तरह से लॉक किया, दरवाजे के लॉक को, खिड़कियां लॉक किया। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था। अब मैं अभी ये बातें किसी को बताने से रहा। लोग बाग मुझ पर मजाक उड़ाते और कहते हैं कि भूत से डर के तुम तो भूत को मानते नहीं थे। और मैं यही सोच समझ करके अपने जो भी लोग थे वहाँ पर काम करने वाले, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताया था। आखिरकार नींद आ चुकी थी, लेकिन नींद जब आई थी रात के 12 बज चुका था। मेरी आंखों में तो पहले नींद नहीं आ रही थी। अचानक जब नींद आई तो मैं बेहोशी की हालत में पड़ गया था। वही हालत हुआ जो कल हुआ था। वो लड़की आज भी आई, अब मुझे जगाया, मुझे झंझोड़ दिया कि उठो उठो, मैं आ गई हूँ। मैं जब देखा तो वही वेशभूषा और वही बालों में, जूड़ों में वो फूल लगाई हुई थी, और उसकी खुशबू अब मुझे महसूस हो रही थी। आखिरकार मैं जब उसकी आंखों की तरफ देखने लगा और वही जादुई असर मुझ पर होने लगा। मुस्कुराती रही और कहती रही कि देखो, बस कल की रात, इसके बाद तुम स्वतंत्र हो। अब ना तुम मुझे जानोगे ना मैं तुम्हें जानूंगी। अब हमारा वादा इतने दिनों के लिए था, और तुम भी आज़ाद हो और मैं भी तुम्हारा कोई पीछा नहीं करूंगी। आखिरकार जो कल हुआ था आज भी हुआ। मैं अब एक तरह से बेहोश हो चुका था या नींद में था, मुझे कोई पता ही नहीं लगा। सुबह जब आँख खुली वही डर वाला हालत था। सुबह उठा तो वही फूल अब पलंग पर बिखरे हुए थे, खुशबू आ रही थी। हड़बड़ा करके मैं उठा, दरवाज़ा चेक किया तो दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। तब मैं आज पूरी तरह से समझ गया था कि जो कुछ है ना, ये वही कोई शक्ति है, कोई आत्मा है, कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है। अब तो मैं खौफ में आ चुका था, क्योंकि आज ये स्वप्न नहीं था। स्वप्न एक दिन आता है, एक रात में आता है, लेकिन ये हकीकत थी जो मेरे साथ में हो रहा था। आखिरकार मैं जब नीचे पहुंचा, जहां मेरे साथी इंतजार कर रहे थे, नाश्ता पानी लेकर रखे हुए थे, और मैं नाश्ता काहे करने जाऊं, डरा हुआ था, बस चाय का घूंट भर रहा था। मेरे साथी कह रहे थे, सुधीर बाबू तबीयत ठीक है आपकी? आज भी आप नर्वस से लग रहे हो। और तब मैं उनसे कहने लगा कि भाई, आप लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हो? 4 लोग थे जो मेरे साथ उस मशीनों में काम कराने में हेल्प कर रहे थे, और चारों लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या बात कर रहे हो सुधीर बाबू? बात क्या है? सुबह सुबह आप भूत प्रेत का नाम क्यों ले रहे? नहीं लेना चाहिए नाम।
मैंने कहा कि आप लोग सीधी सी बात बताओ, आप लोग भूत प्रेत में यकीन करते हो या नहीं? तीन तो मना कर दिए कि नहीं, हमने यकीन नहीं करते, हमने ना देखा है ना हम इन शक्तियों को मानते हैं। लेकिन एक लड़का जो था वो कहने लगा कि हाँ, मैं यकीन करता हूँ, अब मेरा वास्ता भी पड़ा था, एक बार रोड पर आमना सामना भी हुआ था। आप बताइए किस विषय में आप बात करना चाहते हैं? आप मुझसे एक तरह से रहा नहीं गया। अब मैं उस लड़का की तरफ देख करके कहने लगा कि मैं अगर कहूँ कि इस फैक्ट्री में भी एक लड़की आकर के गेस्ट हाउस में मुझसे रोज मिलती है, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? तीनों लड़का तो मेरी मुंह देख रहे थे, लेकिन वो लड़का मेरी आंखों की तरफ देख रहा था। अब कब तक मेरी आंखों में देखता रहा मुझे पता भी नहीं लगा। मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग जवाब तो दो। तब वो लड़का बोलने लगा कि हाँ, आंखों में आपकी सच्चाई दिख रही है, मैं इस बात पर यकीन करता हूं, बाकी लोग करे या ना करे। सुधीर बाबू, बात क्या है, आप विस्तार से बताओ। तब मैं वो कहानी बताने लगा कि देखो, उस रात मेरी लड़की ने एक तरह से मेरी जान बचाई थी। अगर उस रोड पर मैं जाता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। ऐसी ही समस्या वहाँ पर थी, सब कुछ मैं बता चुका था। अब उस लड़की ने मुझसे वादा किया था कि जो मांगोगे, जो मैं मांगूंगी, और तुम्हें देना पड़ेगा। अब मैंने झूठ मूठ वादा कर लिया था और उस वादे को सच मान चुकी थी। इसके बाद कल की रात भी आई, परसों की रात भी आई और आज भी आएगी। अब मुझे डर लग रहा है, खौफ लग रहा है। मुझे तो पहली बार लगा था कि मैं ड्रीम में हूँ, सपने के अंदर में हूँ, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। वो लड़का मेरी तरफ देख रहा था। अब बाकी तीनों लड़के तो जैसे मुझे देख रहे थे मैं कोई अजूबा हूँ, कोई और ग्रह से इस धरती पर आया हूँ। उनकी हालत बिल्कुल डरी हुई लग रही थी, लेकिन वो लड़का जो था ना, वो डरा हुआ नहीं था, मेरी तरफ देख रहा था। अब कहने लगा, सुधीर बाबू, आप डरो मत, मैं ऐसा कुछ जानता हूँ और फिर आप बिल्कुल उस लड़की से बच सकते हो। आप निश्चित हो जाओ, मैं आज वो काम कर दूंगा, आपके पास वो लड़की भटक नहीं पाएगी। आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, वो आपको छूने की कोशिश भी नहीं कर सकेगी। मैं ऐसा कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ मेरे पास में है। आप निश्चित रहो और मैं भी इसी जगह पर रात में रहूँगा। मैं देखता हूँ कि लड़की आपके पास नज़दीक कैसे जाती है। आप निश्चित होकर के नाश्ता करो, चाय पियो, और अगर मूड है तो काम करो और नहीं तो छोड़ दो। जब आपका मूड होगा तो काम कर लेना। जब उस लड़का ने बताया तब मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ था। मैं कहने लगा, क्या सच में भाई मेरी मदद करोगे? लड़का कहने लगा, हाँ सुधीर बाबू, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूं, अब मुझे पता है कि आपके साथ क्या करना चाहिए। आप निश्चित हो जाओ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आज मेरा कमाल देखना। इसके बाद मेरी साहस बढ़ गई थी। नाश्ता मैं थोड़ा बहुत जरूर किया, इसके बाद काम में लग चुका था। आखिरकार रात के 9 बजे मैं पूरा काम निपटा चुका था, मशीनें चला चुका था। अब मैं चाह रहा था कि मैं उस जगह से लौट जाऊं। अब मैं लौटने का मूड भी बना लिया था कि मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, अपने घर की तरफ लौट जाऊंगा। लेकिन लंबा सफ़र था, लंबा सफ़र रात भर चलना था। और वो लड़का कह रहा था कि सुधीर बाबू, आप मेरी सलाह मानो, अगर आप रास्ते में लौटोगे ना तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लड़की आपके पीछे लगी रहेगी, जहां आपको अकेले में पाया और आप पर झपट पड़ेगी। अब मेरा डर जो था फिर उभर आया था। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब वही लड़का ने मुझे सलाह दिया कि आपको आज रात यहीं रुकना चाहिए, उसी कमरे में रुको और सब मैं प्रबंध कर दूंगा। आखिरकार वो लड़का क्या करना चाहता था। अब वो हमारे कमरे में गया, गेस्ट रूम में। अब ना जाने उसने क्या किया, ये तो मुझे नहीं पता। जब वो आया ना कमरे से बाहर निकल करके, तब कहने लगा कि सुधीर बाबू, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिस्तर पर आराम से लेटो और कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, खिड़की खटखटाए, आप खोलने की कोशिश मत करना। आप बिल्कुल सुरक्षित हो, वो लड़की आपको हाथ तक लगा नहीं पाएगी। मैं कल सुबह एक चीज़ आपको दूंगा और वो चीज़ हमेशा अपने पास में रखना। फिर वो लड़की आपके पीछा भी करेगी ना
तो आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इतना मैं ज़रूर कहता हूँ। अब सही मायने में डर का माहौल था। रात का टाइम, मेरी हिम्मत टूट रही थी कि मैं गेस्ट हाउस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं उस लड़के से कह रहा था, भाई तुम चलो ना, बड़ा सा पलंग है, हम दोनों सो जाएंगे। लड़का कहने लगे, नहीं नहीं सुधीर बाबू, आप जाओ, आप डरो मत, आज की रात की आपकी परीक्षा है। अगर आप परीक्षा में पास हो गए ना तो लड़की आपका पीछा छोड़ देगी, आपके पास कभी भी नहीं आएगी। अगर आप डर गए ना तो समझ लो आपका ज़िंदगी भर पीछा करती रहेगी और वो अपना वादा पूरा करा कर रखेगी जब तक उसकी इच्छा हो। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, डर अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाया और तब मेरी हिम्मत अब एक तरह से जुट पाई थी। फिर मैं कमरे के अंदर गया। अब हर तरफ मैं बड़े अच्छी तरह से निगाह से देख करके कि सब कुछ सुरक्षित है, खिड़की दरवाज़ा पर्दा सब कुछ लगा करके तब अपने बिस्तर पर आ चुका था। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। 11 बजा, मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आखिरकार 12 बजा। अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बिल्कुल शांत माहौल था। अगर कोई जरा भी कुछ आवाज़ होए तो दूर तक सुनाई पड़ती थी। ऐसा माहौल अब बन चुका था। 12:30 बजे मैं थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अपना डर को भगाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से उस लड़के ने कहा था कि डर दिखाना नहीं, डर से सामना करने का वक्त है। अब मैं तो बस बिस्तर पर लेट करके 12 बज गया, तब मुझे लगा कि अब वो लड़की ने मेरा पीछा छोड़ दिया। आखिरकार 12:30 बजा, मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। दिन भर थका होने के कारण अभी तो जरूरी था नींद भी आना। अचानक दरवाजे पर खड़खड़ खड़खड़ दस्तक होने लगी, जैसे कोई दोनों हाथ से दरवाजे को पीट रहा है। आज जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरा दिल उछलने लगा था। घबराहट मुझे घेर लिया था। वो आवाज़ जब सुनाई पड़ी उस लड़की की कि सुधीर सुधीर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो सुधीर, तुमने आज क्या कर लिया है, मैं इस घर में नहीं आ पा रही हूँ। सुधीर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपने बाहों में समेटना चाहती हूँ, सुधीर दरवाज़ा खोलो। उस लड़की की आवाज़ सुन करके मैं कांप गया था, लेकिन उस लड़के ने कहा था कि सुधीर बाबू, ये डरने का मौका नहीं, सामना करने का मौका है। अगर आप इस लड़की से अगर आज डर गए, वो लड़की ज़िंदगी भर आपका पीछा करती रहेगी और कभी भी आपकी साथ नहीं छोड़ेगी। तो आज सामना करो ना। वही जो उसका हिम्मत दिया हुआ था अब मेरे काम में आ रहा था। मैं तेज आवाज़ में चिल्लाया, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस कमरे में कभी आ नहीं पाओगे। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम मुझे अब छू नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जान चुका हूं कि तुम कौन हो। लड़की जोर जोर से चिल्लाती रही, खोलो दरवाज़ा सुधीर, खोलो दरवाज़ा, मैं तुझे अपने बाहों में भरना चाहती हूँ। सुधीर मुझे मत तड़पाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दरवाज़ा पीटती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी। मैं भी अब जोश में भर गया था। मुझे लग गया था कि लड़की अब अंदर नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी कर ले। कल तो इंतज़ाम वो लड़का कर ही देगा कि कोई ऐसा चीज़ देने वाला था जिसे वो चाह करके मुझे छू नहीं सकती। तो अब तो मुझे डरने का जरूरत था ही नहीं। आखिरकार वो सुर मचाती रही, दरवाज़ा पीटती रही, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। सुधीर दरवाज़ा खोल देना, दरवाज़ा खोल देना, ये तुमने किया क्या है, ये सब दरवाज़ा में क्यों खुल नहीं रहा है, मैं अंदर नहीं कैसे नहीं आ रही हूँ, ये क्या कर रहे हो सुधीर। अब रोती रही, बिलखती रही, कभी चिल्लाती थी, कभी हंसती थी। मैं अपने मन को कड़ा कर लिया था कि चाहे कुछ भी करे, मैं तो दरवाजे को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं आज सही रहा तब तक मैं उस लड़की से जीत जाऊंगा, नहीं तो लड़की जीत जाएगी। अब वही हुआ। सुबह 3 बजे तक वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, कभी हंसती थी, कभी मिन्नतें करती थी कि सुधीर दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो सुधीर। लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 3 बजे के बाद उसका रोना, बिलखना, तड़पना सब कुछ बंद हो गया था। अब मैं सो नहीं पाया था, सारी रात जगा था। आखिरकार जब सुबह दस्तक हुई दरवाजे पर, मेरा तो दिल धड़क गया था। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, खिड़की में से
अब जैसे रोशनी सी आ रही थी। लेकिन कौन हो सकता है भाई? दरवाज़ा उसी तरह से कोई थपथपा रहा था। वो आवाज़ सुन करके मैं खौफ में भर गया था। लेकिन तभी उस लड़के की आवाज़ आई, सुधीर बाबू मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए, अब सुबह हो गया है। तब मेरी जान में जान आई। भाग करके मैं दरवाजे को खोला। तब वो लड़का अंदर आ चुका था। वो लड़का मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, सुधीर बाबू बैठो। वो लड़का अब मुझे एक तरह से बोल रहा था, सुधीर बाबू अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, 2 मिनट हम आपको सब कुछ समझाते हैं। अब मेरा दिल की धड़कन शांत हो गई थी उस लड़का को देख करके। अब मुझे लगा कि हाँ, इस लड़के ने जो कहा उसने करके दिखाया। आखिर इसने किया कैसे? तब वो लड़का बताने लगा कि देखिए सुधीर बाबू, मैं आपके कमरे में सब कुछ कर दिया था। अब मैं इतना अब एक तरह से निश्चित हो गया था कि वो चाह करके भी आपके कमरे के अंदर वो पहुंच नहीं सकती। लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ा था। मैं इसी कमरे के आसपास में छिपा हुआ था, एक सुरक्षित स्थान पर। जब वो लड़की आई मैंने उसको देखा था। अब वो जैसे अंदर प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन वो जो मैंने किया था उसके चक्रव्यूह में अब वो तोड़ नहीं सकती थी। अब वो आपके कमरे में जाना तो चाहती थी, लेकिन वो चक्रव्यूह उसको रोके हुए था। बहुत कोशिश किया खिड़की से जाने की, दीवार से जाने की, दरवाजे से जाने की, लेकिन जब उसको लग गया कि अरे ये क्या हुआ, आज मैं अंदर क्यों नहीं जा रही, तब वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं दरवाज़ा अंदर से खोल ना जाए, लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। अगर ऐसा होता तो मैं दौड़ के आ जाता, आपको बचाने का भरपूर प्रयत्न करता। लेकिन आपने भी हिम्मत दिखाई। जैसा मैंने कहा था, आप उस लड़की से डरे नहीं, चाहे वो कितनी चिल्लाई, कितनी रोती रही, तड़पती रही, लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत आप भी छोड़े नहीं थे और आपकी एक तरह से जीत हुई। चलिए, आप डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कुछ था आप उसको ख़त्म समझिए। और एक सेंट की बराबर छोटी सी शीशी उसने मुझे दिया कि सुधीर बाबू ये अपने पास में रखिएगा हमेशा। छोटी सी शीशी थी जिसे इतर रखा जाता होगा, बिल्कुल 1 इंची की बराबर की शीशी, हरे रंग की। अब बोला कि अपने बटुए में रखिए, अपने साथ में हमेशा रखना है। ये 6 महीने तक रखिएगा। इसके बाद ये शीशी का जो तरल पदार्थ है ना, अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो लड़की अब आपका पीछा नहीं करेगी जब तक ये शीशी आपके पास मौजूद है। मैं पूछने लगा कि भाई इस शीशी के अंदर में क्या है और तुमने ये सब कैसे किया था? तब वो लड़का बताने लगा कि मैं भी इन चीज़ों को बहुत समझा बुझा हूँ, इनके सामना भी किया हूँ, और तब जाकर के मुझे ये सब प्राप्त हुआ। कहने लगा कि एक बाबा से मैं जाकर मिला था, और तब बाबा बड़ी मिन्नतों के बाद ये चीज़ें मुझे बताया था कि ऐसा चीज़ तुम्हें लेना पड़ेगा, और उसी चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया था। उसी इत्र की शीशी जो थी उसमें से कुछ बूंदे मैं आपके दरवाजे पर, पलंग पर, दीवार पर, हर तरफ लगा दिया था, और वो चीज़ को पार नहीं कर सकती थी। तब मुझे समझ में आया था कि वाकई में 1 इंची की छोटी सी शीशी जिसमें तरल पदार्थ हरे रंग का भरा हुआ था, ये इतनी बड़ी शक्तिशाली होगा। आखिरकार मैं उस जगह से विदा लिया, और उस दोस्त जो मेरा उस रात में मदद किया था और बोला भी था कि कोई भी समस्या हो सुधीर बाबू, आप बेधड़क हमारे पास में आ जाना, मैं कोई भी समस्या हो मैं आपका पूरा करूँगा। लेकिन इसके बाद मुझे कोई समस्या अब खड़ी दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं रात में ज़्यादातर अब चलने से बचता था। मैं अब जो सफ़र करता था ना, ज़्यादातर दिन में, रात में कहीं भी होता था अब वहाँ पर आराम करता था। और इस बात को तो अब काफ़ी साल हो चुका है। लेकिन जैसा बताया था ना, 6 महीने के बाद वो पूरी जो शीशी थी छोटी साइज की, और उसमें जो भी तरल पदार्थ था ना, अब वो ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद जैसा उसने बोला था कि उस शीशी को फेंक देना है, और इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में मैं उस शख्स को आज भी सलाम करता हूँ। और जब मैं उस फैक्ट्री में फिर दोबारा गया था कुछ सालों के बाद में, और तब मैं उस शख्स को ढूंढने लगा कि वो शख्स कहाँ पर है। और तब वहाँ के लोगों ने बताया कि वो तो नौकरी छोड़ के चला गया है,
अब कहीं बहुत दूर कोई बड़ी फैक्ट्री में काम करता है। उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता था कि उस आड़े वक्त में वो मेरा काम में आया था जो। तो दोस्तों, ये थी सुधीर जी की अपनी आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना कैसे आपको लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे नए चैनल पर राज की कहानियाँ में नहीं गए हैं तो उस पर भी जाइए, उसमें भी कहानियाँ अच्छी अच्छी आ रही है, तो उसका भी आनंद लीजिए। उस नए चैनल का लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।